नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस व गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है,
गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ, चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान, प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है।
इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है, तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है।
स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस में गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि
कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है। इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है।
किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है, तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस व गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले, उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और
जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है, जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें, तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ, चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान, प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है। इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य
जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है, तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस व गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है।
अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आंकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ, चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान, प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है। इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी।